एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर 1 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये जो आपकी बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में क्या क्या उसके प्रोविजंस है, वो कैसे हमें हेल्प करता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नेम अगर हम समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, वाई यानी कि क्यों रिक्वायर्ड है, राइट, हाउ वो कैसे हमारी हेल्प करता है, वो कैसे सोसाइटी को गवर्न करने में क्या उसका फंक्शन है। तो बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरी बुक में हमें बताए गए हैं। आप आगे चल के अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, ये एकदम बेसिक मटेरियल है आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो अभी से इसीलिए कह रही हूँ इस बुक को अच्छे से कवर करेंगे साथ में मिलके। जब जब मैं नोट्स बनाऊं आपको साथ में नोट्स बनाने हैं एंड बहुत ही अच्छे से हम अपना पूरा क्लास 11th का सिलेबस कवर कर लेंगे। आपको पूरी प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगी। दिस इज वन शॉर्ट वीडियो जो कि इनफ है आपके क्लास 11th के एग्जाम्स के लिए एंड इवन फॉर क्लियरिंग योर बेसिक्स फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से इस चैप्टर को समझते हैं। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें यह बताया गया है कि हमारी बुक में हम वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ जानेंगे एंड इस चैप्टर को पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 1 जब हम पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या जान जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कैसे वो काम करता है, हाउ डज इट फंक्शन, व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस है इनका आंसर हमें जब हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे तो आसानी से दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्यों हमें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बुक बनानी है, राइट, व्हाट इज द नीड, why is it required, what is a constitution, what are its functions, what role does it perform for a society, how does a constitution relate to our daily existence। ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। इतना मुश्किल नहीं है इसका जवाब जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता है, बस उसको और ज्यादा हम वर्ड्स दे देंगे, राइट, आपके जो आइडियाज, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते आए हैं, हमें पता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है जो हमें फॉलो करना है, राइट, उसी को और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हैं ये। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस देता है। कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस, कोऑर्डिनेशन यानी कि आप देखते हैं ना जब डांस करते हैं एनुअल डे में तो सबके स्टेप्स कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, सेम टाइम पे सब वो स्टेप्स कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि ग्रुप में मिलके सबने परफॉर्म किया है ऐसा लगे, राइट। और अश्योरेंस यानी कि एक तरीके का कॉन्फिडेंस दे रहा है, एक तरीके का सपोर्ट दे रहा है सिटीजन्स को, राइट। तो देखिए, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप, आप एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हैं। फर्दर फिर इमेजिन करो कि उस ग्रुप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। सपोज आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई आपका फ्रेंड है वो हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, राइट, और कोई ऐसा है जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता, राइट। अच्छा, और देखिए और क्या है आपके फ्रेंड सर्कल में, डिफरेंट प्रोफेशन है भाई, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई यूट्यूबर है, कोई टिकटॉकर है, राइट, डिफरेंट एबिलिटीज हैं सबकी भाई। कोई बहुत बड़ा टॉपर है तो भाई कोई गोलगप्पे बेचता है वो भी बिजनेसमैन है, राइट, हैव डिफरेंट हॉबीज, सबके अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है तो कोई क्रिकेट खेलता है, डिफरेंट टेस्ट्स हैं सबके, फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, भाई कोई जापानीज एनिमे देखता है तो कोई हिंदी बॉलीवुड मूवीज देखता है, कोई रिच है तो कोई पुअर है, कोई ओल्ड है तो कोई यंग है भाई, राइट। इतने सारे डिफरेंसेस हैं आपके फ्रेंड सर्कल में। अब ये सोचो कि आपका इतना अलग सा फ्रेंड सर्कल है तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, क्योंकि सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी सोच अलग है। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे लड़ाई हुई जैसे कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, भाई किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड,
How much should this group spend on safety and security? Should it build more parks instead? तो बहुत सारे ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? क्या इस ग्रुप के अंदर इक्वालिटी होगी या डिस्क्रिमिनेशन होगा? कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन वाला जो इंसान है वो ज्यादा सबको ऑर्डर देगा? अब ऐसे अगर सवाल पूछ लिए जाएं तो आपके फ्रेंड सर्कल में सबका अलग अलग जवाब होगा, है ना? राइट? सो एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों से अलग अलग आंसर आएगा इन क्वेश्चंस का. बट क्योंकि सब अलग हैं, दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर. आप सबको जो है साथ रहना है, फ्रेंड सर्कल में बने रहना है. तो आपको क्या है, एक कॉमन पॉइंट पे तो अग्री करना पड़ेगा ना, एक कॉमन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना, राइट? चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि आपकी एक पार्टी है और वो किसके घर में होगी, तो सबके अलग अलग आंसर्स होंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चल ठीक है, इस महीने तेरे घर होगी, दूसरे महीने इसके घर होगी, ऐसे करके, राइट? क्योंकि आपको साथ में रहना ही रहना है. They are dependent upon each other in various ways. They require the cooperation of each other. जब तक आप cooperate नहीं करेंगे, साथ में मिलके सब एक यूनानिमस, एक सिंगल डिसीजन पे नहीं आएंगे, सब अग्री नहीं करेंगे, तब तक जो आपका ये ग्रुप है वो साथ में फंक्शन नहीं कर पाएगा. What will enable the group to live together peacefully? Peacefully, शांति से अगर आप अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं तो क्या रिक्वायर्ड है? कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है कि आप एक तरीके से कोऑपरेट करें, एक दूसरे की सुने और एक डिसीजन पे आए. So one may say that perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rules. आपने एक बेसिक रूल्स बना लिए हैं तो कॉपरेशन इजी हो जाएगी, है ना? Why will the group need certain basic rules? Basic rules क्यों चाहिए? क्योंकि अगर basic rules नहीं होंगे तो conflict होगा, problem arise होगी, झगड़े होंगे. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. भाई क्या पता कितना आपका झगड़ा हो जाए, है ना? Violence हो जाए, उसमें थप्पड़ वप्पड़ पड़ जाए किसी को. Who could claim rights over what? तो ये सारे questions को answer करने के लिए आप basic rules set कर लेंगे, ठीक है? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated. Publicly promulgated जो publicly order दिया जाए, publicly announce किए जाएं, and जो सबको पता हो, known to all members of that group to achieve a minimal degree of cooperation, जिससे वो minimal degree of coordination बना पाएं. But these rules must not only be known, they must also be enforceable. ये नहीं कि हाँ हमें पता है ये रूल है, अरे रूल पता है तो उसको आपको अपनाना भी पड़ेगा, फॉलो भी करना पड़ेगा. enforceable मतलब लागू करना, implement करना, फॉलो करना, ठीक है? If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. Right? Rule book बनाई है यानी कि सबको equally follow करना है. अगर एक नहीं कर रहा फिर दूसरा भी नहीं करेगा, बोलेगा अरे इसने भी तो नहीं किया. Right? Saying that the rules are legally enforceable यानी कि अगर if you do not follow it तो आपको एक consequence, आपको सजा मिल सकती है. राइट? लीगली एनफोर्सेबल होंगे, लॉ के अंडर आपको पनिशमेंट मिल सकती है if you do not follow it. तो ये क्या, एक अश्योरेंस दे रही है, एक बिलीव दे रहा है सारे ही मेंबर्स को कि चलो अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, इस वजह से सभी इन रूल्स को फॉलो करेंगे. तो ये एक तरीका है आपको समझाने के लिए कि ये जो बड़ा ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल है, ये सोसाइटी है, ये हम पूरे जो सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं वो हैं, और ये जो रूल बुक है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. तो पहला फंक्शन क्या है, फंक्शन नंबर 1 of the constitution, एक बेसिक रूल बुक है ये, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ बेसिक रूल्स जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन होगी अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. तो हमने क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन has to provide a set of basic rules जो सब फॉलो करें, जिससे क्या होगी, मिनिमल कोऑर्डिनेशन होगी, मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो पाए जिससे सोसाइटी में among the members of the society, लोगों के बीच में. So this is number 1 function of the constitution. Constitution provides us with a set of basic rules for minimal coordination amongst the member of society.
अब चलते हैं सेकंड फंक्शन पे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 2 स्पेसिफाई करता है डिसीजन मेकिंग पावर्स, कि कौन है जो डिसीजन लेगा, हु विल टेक द डिसीजन, हु हैज द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, ये स्पेसिफाई करना, पर्टिकुलरली बताना। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. State यहाँ पे मतलब है country, ठीक है, क्लियर। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बेसिक सेट ऑफ रूल्स वो बता रहा है जिसके हिसाब से एक कंट्री चलेगी, गवर्न की जाएगी, ठीक है। बट वॉट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये रूल्स क्या होंगे, एंड वॉट मेक्स देम फंडामेंटल, और इनको बेसिक क्या चीज बनाती है। तो इसके लिए जो सबसे पहला जरूरी क्वेश्चन है वो ये है कि कौन डिसाइड करेगा भाई, who gets to decide what the laws governing the society should be, that who is making these laws, who is making these laws, जो कौन है जो ये रूल्स बना रहा है। दूसरी चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट ना हो, बट आप चाहते हैं कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बिल्कुल टेस्ट हो, सेफ्टी होगी उससे, राइट। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट, भाई मुझे लगता है यही सही है यार, है ना, लेकिन आपको लगता है जो आप कह रहे हो वो सही है, तो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सही है कौन गलत, कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए। सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। इसीलिए पहले हु, भाई किसकी माने हम, है ना, तुम्हारी या मेरी या किसी और की, तभी तो हम देख पाएंगे कि कौन से रूल्स, व्हाट रूल्स आर टू बी मेड। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि किसकी मानेंगे, हु इज मेकिंग दीज रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है दैट हु कैन मेक दीज रूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एलोकेशन ऑफ पावर करता है, किसके पास रूल मेकिंग पावर है, एलोकेशन ऑफ पावर। दिस इज अ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एलोकेशन ऑफ पावर। It decides who gets to decide what the laws will be, कौन लॉ बनाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। In principle this question who gets to decide can be answered in many ways। अब एग्जाम्पल दिया है, जैसे अगर कोई मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें मोनार्की हेड है, जिसमें किंग है, तो वही डिसाइड करेगा, है ना। अब कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रशिया का प्रीडिसेसर था, पहले रशिया से पहले यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था। तो उसमें क्या था, एक सिंगल पार्टी थी जिसके पास पावर थी, सो उस पार्टी के पास पावर थी टू डिसाइड। बट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडिया, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, यहाँ पे किसके पास है पावर, लोगों के पास है। द पीपल गेट टू डिसाइड, सो पीपल हैव द पावर टू डिसाइड। बट दिस इज नॉट सिंपल, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, क्या सबका डिसीजन मैटर करेगा। अब भाई कैसे ये डिसाइड करेंगे पीपल, हाउ विल द पीपल डिसाइड, है ना, शुड एवरीवन अग्री टू। और अगर एक डिसाइड कर भी लिया तो क्या ये जो हमारी करोड़ों की संख्या पॉपुलेशन है, सबका उसमें हाँ होना चाहिए, सबका उसमें वोट होना चाहिए, सब कंप्लीटली अग्री होने चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल है। Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks did, right? पहले ग्रीस में क्या होता था, डायरेक्ट वोटिंग होती थी, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी लॉ आ रहा है तो डायरेक्ट जाके एक एक इंसान का जो वोट है वो शामिल होगा। दिस वाज नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है विद सो मेनी पीपल, इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, अब तो नंबर 1 पे आ गए हैं, तो डायरेक्ट वोटिंग तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो इसीलिए हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंडर आते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चा ये सारे ना केवल क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब हम ना मेन चीजें क्रक्स कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग पे। ये केवल समझने के लिए हैं चीजें जो आप समझ चुके हो। So in the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, in most cases, Parliament gets to decide laws and policies. Parliament is the law-making body in India. And that Parliament itself be organized in a particular manner. Parliament में क्या क्या आता है, सब कुछ Constitution में लिखा हुआ है। So before understanding what the law is, हमें ये समझना है कि किसके पास पावर है, who has the authority to enact it.
तो इंडिया में पार्लियामेंट हैज द पावर टू इनैक्ट लॉज. इफ पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बेस्टोज दिस अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस. कहीं तो लिखा होगा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तो किसके पास पावर है उसके लिए भी पहले एक लॉ लिखा हुआ है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी. Fine. This is the function of the constitution. It is an authority that constitutes the government in the first place. तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अथॉरिटी है जो ये बेसिक क्वेश्चन रिजॉल्व करता है कि किसके पास पावर है. सो द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी. किसके पास पावर है. It decides how the government will be constituted. गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, मोनार्किकल होगा, राइट? ये सारा किस में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन क्या है? सेकेंड फंक्शन हमारा बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है, साफ साफ बताता है who has the power to make decisions in the society. कौन डिसीजंस बनाएगा. ठीक है. एंड इसी के अंदर सबसे बड़ा आ जाता है हाउ द गवर्नमेंट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड. कैसे जो गवर्नमेंट है वो बनेगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो पहला क्या था फंक्शन, सेट ऑफ बेसिक रूल्स देता है जिससे मिनिमल कोऑपरेशन होगी, कोऑर्डिनेशन होगी अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी. सेकंड क्या है, स्पेसिफाई करता है कि पावर किसके पास होगी. स्पेसिफाई द पावर, हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, प्लस हाउ द गवर्नमेंट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड. क्लियर. आगे चलते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. अब भाई जिसको पावर दी उसको ये भी तो बताना है कि केवल इतनी ही पावर है, इससे आगे आप ये नहीं कर सकते. लिमिट कर रहा है पावर. ठीक है. बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है. जैसे माँ बाप ये तो बता देते हैं कि ठीक है बच्चा पार्टी में जाओ, पावर दे दिया आपको, अलाउ कर दिया, लेकिन इस टाइम तक आ जाना, लिमिट दे दी, राइट? सो लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है. जो उसको पावर देता है वो इन पावर्स को लिमिट भी करेगा. सपोज आपने डिसाइड कर लिया किसके पास अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की, क्लास मॉनिटर के पास है, बट देन द अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर. लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की तो फुल अटेंडेंस लगा रहा है और बाकियों को एब्सेंट मार्क कर रहा है. तो ये क्या हो गया, अनफेयर हो गया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है कि द गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन. आपके रिलीजन को वो प्रमोट नहीं कर रही या फिर आपको कह रही है चेंज करिए, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है. और इट एंजॉइंड दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड, कि आप इस कलर का, ब्लैक कलर के कपड़े पहन के नहीं निकल सकते. अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है. or that you were not free to sing certain songs, and that people who belong to a particular group or caste would always have to serve others and would not be allowed to retain any property, जैसे पहले अनटचेबल्स के साथ होता था. और इसमें कुछ कुछ इंस्टेंस हैं जो अभी भी नॉर्थ कोरिया में होते हैं, राइट? तो ये बहुत ज्यादा अनफेयर अथॉरिटी का एक्सरसाइज है. तो इसको रोकने के लिए, ऐसे अनफेयर डिसीजंस को रोकने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिटेशंस लगाता है ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है जी. सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजंस. सेट लिमिट्स, ठीक है, ऑन गवर्नमेंट एक्टिविटी, ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजंस. ठीक है. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. ये ऐसी limits हैं जो कि fundamental है, जो कि government कभी भी violate नहीं कर सकती. ये किस फॉर्म में आती हैं? हमारे पास fundamental rights के फॉर्म में आती हैं, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. Clear? So the third function is to set limits on the power of the government. Clear है? So set some limits on what a government can impose on its citizens. Clear? चलिए. So the third function is to set some limits on what government can impose, what government can impose on its citizens, on its citizens. ठीक है जी. और ये जो limits हैं, these are fundamental in nature. किसी भी हालत में जो गवर्नमेंट है इनको वॉयलेट या ट्रेसपास नहीं कर सकती. ठीक है. फंडामेंटल इन नेचर, कैन नॉट बी वॉयलेटेड बाय द गवर्नमेंट.
Constitutions limit the power of government in many ways, बहुत तरीकों में. For example, the most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens. जो हमारी basic rights है, जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता and ना ही कोई government इनको violate कर सकती है. Fundamental rights में क्या आ जाता है, जैसे right to equality, है ना, right against exploitation, these are our fundamental rights. Right to life and personal liberty. The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution. हर एक constitution में अलग अलग तरीके की fundamental rights होती हैं, but most constitutions will protect a basic cluster of rights. लेकिन mostly हर एक constitution में कुछ basic set, basic group of fundamental rights होती हैं. Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason. आपको बिना किसी reason के arrest नहीं किया जा सकता. This is one of the basic limitation upon the power of the government. You will always have the right to know the reason of your arrest. Citizens will normally have the right to some basic liberties such as freedom of speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct a trade or business, etc. आपके पास freedom है, liberty है, आप जो बोलना चाहते हैं, freedom of speech, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी बिजनेस ट्रेड में पार्ट लेना चाहते हैं, राइट. इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी. केवल एक ऐसी सिचुएशन है जब ये फंडामेंटल राइट्स लिमिट की जा सकती हैं, यानी कि आपसे छीनी जा सकती हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी. And the Constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. ये भी Constitution में ही लिखा गया है. चलिए अब चलते हैं फोर्थ फंक्शन पे. फोर्थ फंक्शन है कि जो सोसाइटी के लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाएं पूरी करना. एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी. Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power. तो ये जो most old constitutions है, जो पहले constitutions बनाए गए, उन्होंने second और third function तो किया कि भाई power दी government को और limit भी करी वो power. लेकिन ये जो fourth function है ये नहीं किया. बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशंस, जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, 20th सेंचुरी यानी कि आपकी 1901 to 2000, ये वाली आती है 20th सेंचुरी. और अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी, राइट, परफेक्ट. चलिए, so but many 20th century constitution of which Indian constitution is the finest example, best example है Indian constitution, वो एक enabling framework देते हैं for the government to do certain positive things, to express aspirations and goals of society. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एस्पिरेशंस और गोल ऑफ सोसाइटी भी मेंशन्ड है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सोसाइटी कैसी हो. द एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट सोसाइटी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट. काफी इनोवेटिव है. क्या क्या बताया गया है? काफी कुछ DPSPs बताए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राइट. तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको पॉजिटिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे जो भी प्रॉब्लम्स है इनइक्वालिटी की, पावर्टी की, ये सब खत्म हो जाए. सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी टू एनकरेज, टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स, पॉजिटिव मेजर्स इन दिस एस्पेक्ट. For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. Caste discrimination से free हो, इंडिया की ये aspiration है, इच्छा है, right, goal है. If this is our society's aspiration, the government will have to be enabled and empowered to take all necessary steps to achieve this goal. तो government को ऐसे laws निकालने चाहिए जो इस aspiration को reality में बदल दें. For example, South Africa में deep racial discrimination था, है ना, racial discrimination. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्ल के बेसिस पे जो भेदभाव होता है, इसमें कलर आ जाता है, रेस आ जाती है, एथनिक ओरिजिन आ जाता है. तो साउथ अफ्रीका, जो कि आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा है ना, उसके एकदम नीचे जो कंट्री है दैट इज साउथ अफ्रीका, इस कंट्री में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था. तो उसका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने ऐसे मेजर्स अपनाए, ऐसे लॉ लिखा, ऐसे प्रोविजंस लिखे जो कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एकदम खत्म कर रहा था. इसमें एक फेमस पर्सनालिटी कौन थी जिसने अपार्थाइड रेजिम को काउंटर किया, अगेंस्ट खड़े हुए? नेल्सन मंडेला. वेरी गुड. सो दैट इज व्हाई अ कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी.
The framers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे फ्रेम करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक मिनिमल डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने का हक हो, मिनिमम मटेरियल वेलबींग हो भाई, मिनिमम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सबके पास, एजुकेशन हो। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable। ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे पॉजिटिव स्टेप्स होंगे टू एंड और टू अचीव द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, राइट, जो कि लीगली एनफोर्सेबल भी हैं। उनमें से कुछ जिसमें आप जाके लीगली उनको एनफोर्स कर सकते हैं, लीगली आप जिसको आप कोर्ट में जाके अपना हक मांग सकते हैं अगर वो वायलेट हुआ है तो। As we go on studying the Indian Constitution, हम जानेंगे कि कौन से राइट्स हैं, कौन से प्रोविजंस हैं जो लीगली एनफोर्सेबल हैं एंड जो पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेता है टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। अभी ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, राइट, जो हाईलाइटेड है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम बेसिक है, ऊपर से बताया गया है, इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो ये जो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं ये हमें भाई प्रियम्बल के सपोर्ट में भी मेंशन है। क्या क्या मेंशन है, आपकी बुक की शुरुआत में ही प्रियम्बल गिवन है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोवरेन रिपब्लिक, राइट, एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी also enjoin government to fulfill certain aspirations of the people. DPSP are the goals mentioned for the government, right, to achieve. The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions of a just society. Just यानी कि fair and equal, ठीक है। सो फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट को वो पावर देना, इनेबल करना कि वो एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, गोल्स ऑफ द सोसाइटी को फुलफिल कर सके बाय मेकिंग द नेसेसरी प्रोविजंस एंड सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बना सके, फेयर सोसाइटी बना सके। सो दिस इज द फोर्थ फंक्शन। सो द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पावर देना to fulfill the aspirations of society, fulfill the goals of the society, जो चाहती है सोसाइटी, इच्छाएं, aspirations of society, and एक just society, fair society बनाना। Clear? This is the fourth function. Now let's move on to the final last function of the constitution जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है सिटीजन्स को, पीपल को। फंडामेंटल आइडेंटिटी, एक बेसिक आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल है कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं कैसे। फाइनली एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन is to express the fundamental identity of people. This means that people as a collective entity come into being only through the basic constitution. बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो ही लोग कलेक्टिवली साथ एक एंटिटी बनते हैं, कलेक्टिव एंटिटी बनती है। इट इज बाय अग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स। जो भी लोग अग्री कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी उसमें लिखा है अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न्ड एंड हु शुड बी गवर्न्ड, इससे बनती है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। One has many sets of identities that exist prior to a constitution. तो अभी समझते बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आंसर आ जाता है। तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होने से पहले इंडिविजुअल्स की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, लेकिन बाय अग्रीइंग, एक्सेप्टिंग द सेट ऑफ रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। सो दिस रिजल्ट्स इनटू अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है ये क्या है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, right? By agreeing to certain basic norms यानी कि rules and principles, one constitutes one's basic political identity. इससे हमारी political identity बनती है कि politically हम ये सब accept कर रहे हैं कि हमारी जो government है वो एक democratic government होगी। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए रूल्स हैं वो ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसमें हम अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स और फ्रीडम्स देखते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स क्या देता है, अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स देता है अपॉन व्हाट वन मे और मे नॉट डू, राइट, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें इससे पता चलता है. इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रेसपास, राइट, कि हमें क्या वॉयलेट नहीं करना है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अ मॉरल आइडेंटिटी. तो दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, मॉरल आइडेंटिटी. ये बताता है what to do and what not to do, what is good, what is bad. Clear? So political identity and moral identity. Moral क्या होती है, जो values हैं. Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. For example, if one looks at constitutions around the world, अगर हम बहुत सारे अलग अलग constitutions देखें तो सब में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं. They differ in many respects. अलग अलग aspects में वो differ करते हैं, different हैं. In the form of government, they enjoin in many procedural details, but they also share a good deal. भाई common भी बहुत चीजें और different भी बहुत चीजें हैं. For example, most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respects. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं बहुत सारे जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो रिसेंटली बने हैं. मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दे दी जाती हैं जो कि प्रोटेक्ट होंगी. बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. तो अब नेशनल आइडेंटिटी का मीनिंग ही अलग हो जाता है हर एक कंट्री के लिए. Most nations are an amalgamation यानी कि collection of a complex set of historical traditions. भाई उनकी हिस्ट्री अलग थी, उनका बैकग्राउंड अलग था, तो they weave together the diverse groups that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by the ethnically German. The constitution gave expression to this identity. तो भाई जर्मनी में जर्मन आइडेंटिटी बताई गई है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. It does not make ethnic identity or criteria for citizenship. Everyone can be a citizen of India. कोई आपको ethnic identity नहीं चाहिए, आपको कोई religion नहीं चाहिए, right? So this is the difference in the national identity. तो हर एक कंट्री की अलग रिलेशनशिप होती है रीजन के साथ और उस गवर्नमेंट के साथ. So the relationship between different regions of a nation, region यानी कि areas, locations and the central government and the government के साथ जो relation है वो जो है national identity formulate करती है. और इंडिया में as such there is no differentiation. Anyone can be a citizen of India, right? परफेक्ट. तो यहाँ पे एक फन एक्सरसाइज है, हमें प्रोविजंस दिए और हमें बताना है कौन से फंक्शन के अंडर फॉल करते हैं. जैसे कि द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट फॉलो एनी रिलीजन. तो लिमिटेशन है, कैन नॉट बोला गया है. द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. तो यहाँ क्या बोला गया है, पॉजिटिव मेजर्स लेने को बोला गया है, राइट. इनेबल द गवर्नमेंट, इनेबल कर रहा है टू टेक पॉजिटिव मेजर्स, right, to fulfill the aspirations of the people. ये हमारा वो वाला है. The president has the power to appoint prime minister. तो यहाँ पे क्या दे दी है कि किसके पास पावर होनी चाहिए. The constitution tells who has the power, right? तो पावर किसके पास है ये बताया गया है. The constitution is the supreme law that everyone has to obey. तो अगेन यहाँ पे पावर बताई गई है, अथॉरिटी बताई गई है, किसके पास है. Indian citizenship is not limited to people of any race, caste or religion. तो इसमें क्या है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी दे दी है. तो फटाफट से सम अप करते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 1 फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. The first function of constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among its members of a society. These rules are legally enforceable and give an assurance to everybody that others will follow these rules for यानी कि because if they do not do so they will be punished, जो हमने पढ़ा. नंबर 2 फंक्शन क्या है, to specify who has the power to make decisions in a society. किसके पास पावर है. तो constitution decides how the government will be constituted. It decides who gets to decide what the laws will be. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास है लॉ मेकिंग पावर. थर्ड फंक्शन क्या है, टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजंस. तीनों ही हमने फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ा है. पहले क्या है यार,
सेट ऑफ बेसिक रूल्स है। फिर क्या कर रहा है, पावर दे रहा है, ठीक है। पावर के बाद क्या कर रहा है, उस पावर को लिमिट कर रहा है, बढ़िया। These limits are fundamental in the sense that government cannot violate them, trespass them. The government has to specify certain fundamental rights that is given to all of the citizens and that cannot be violated. Fourth function क्या है, to enable the government to fulfill the aspirations of the society and to create conditions of a just society. Enable कर रहे हैं गवर्नमेंट को पॉजिटिव मेजर्स लेने के लिए टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एक फेयर सोसाइटी बनाने के लिए। क्लियर, जैसे कि इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, ये एस्पिरेशन है। एंड नंबर 5, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी दे रहा है पीपल को, फंडामेंटल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। इट मीन्स दैट पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कलेक्टिव एंटिटी दे रहा है। Fine, these are the 5 functions of the constitution which are very 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 essential. आपका आंसर इस पे बनता ही बनता है that why do we need a constitution or what are the functions of the constitution. So very important, ये वाला पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले, इससे पहला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, द फंक्शंस। अब हम चल रहे हैं द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है क्या, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग क्या है, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कितना इफेक्टिव है, एंड इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट यानी कि फेयर। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, state यानी कि country, specifying how the state is to be, state यानी कि यहाँ पे government, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी और कैसे जो है फॉलो और क्या रूल्स उसे फॉलो करने हैं। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. तो जैसे बुक होती है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है। But some countries like the United Kingdom do not have one single document that can be called constitution. Rather they have a series, कई सारे documents हैं and decisions हैं जिनको इकट्ठा करके बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया में we have a compact book, compact document जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर हम ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो, दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन्ड अबव, जो वो 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। भाई बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया लेकिन फॉलो, लागू, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। दे आर मियर वर्ड्स, केवल वर्ड्स हैं जो कि एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दिए हैं भाई, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। द क्रूशियल क्वेश्चन, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट, लागू हो रहा है, इफेक्टिव है, क्या वो असल में प्रैक्टिकली यूज हो रहा है या केवल एक रिटन वर्ड है। सो व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव, क्या वो चीज है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन एक पावरफुल सोर्स बनता है जो कि लागू हो सके। व्हाट इंश्योर्स दैट इट हैज रियल इंपैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। इनके बारे में पढ़ते हैं, दैट हाउ कैन अ कॉन्स्टिट्यूशन बी मेड इफेक्टिव, राइट। चलिए सबसे पहला क्या बोले, मोड ऑफ प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन मतलब डेक्लरेशन, ऑफिशियली अनाउंस करना। तो क्या मोड था, क्या तरीका था। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। हु क्राफ्टेड, किसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी तो जरूरी है ना समझने के लिए कि क्या वो प्रैक्टिकली लागू हो सकता है या वो अनफेयर है। एंड हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। In many countries, constitutions remain defunct, यानी कि defunction जो लागू नहीं होते because वो military leaders ने बनाए होते हैं या फिर ऐसे leaders जिनके पास लोगों का support नहीं होता, popular support नहीं होता, जो कि non democratic leaders ने बनाए होते हैं। and that is why जो लोग हैं वो नाखुश होते हैं इन constitution से, that is why वो effective भी नहीं हो पाते। The most successful constitutions, for example that of India,
साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशंस जो किसने बनाए थे, विच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ एज द रिजल्ट ऑफ द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, जब हम अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जब हमें आजादी मिली, उस टाइम हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, रिजल्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल या फिर नेशनल मूवमेंट। क्लियर? Although India's constitution was formally created by the Constituent Assembly, a group of people जिसको बोला गया Constituent Assembly, उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, फ्रेम किया। बिटवीन कब से कब तक? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। वेरी इंपॉर्टेंट, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together। अब क्योंकि हमने क्या देखा था? ब्रिटिशर्स का रूल देखा था, हमें पता था कि हमें अपनी आजादी कितनी प्यारी है, एंड बिकॉज वी डिड नॉट हैव द फ्रीडम, वी डिड नॉट हैव द लिबर्टी, तो हमें हमारे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ये जानते थे कि अब हमें आगे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए और लोगों, पीपल की फ्रीडम, पीपल की राइट्स पे फोकस करना है, बिकॉज हमारे पास वो सालों सालों तक नहीं थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिमार्केबल क्यों है, इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उसको ऐसे लोगों ने बनाया जो कि लोकप्रिय थे। पीपल सपोर्टेड देम, पीपल लव्ड दोज लीडर्स जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। सो because it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility यानी कि public support, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power। aggrandizement यानी कि increase, exaggerate कर देना personal power को। तो क्या बोला है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट, उसकी लेजिटिमेसी कहां से आती है? उस फैक्ट से कि जिन लोगों ने उसे बनाया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, they were loved and supported by the people, they had popular support, and उनको नेगोशिएट करना, अपनी बात मनवाना आता था, and all over the society people respected them, उन्होंने लोगों की रिस्पेक्ट, इज्जत कमाई थी, and they were able to convince the people कि कॉन्स्टिट्यूशन हम पर्सनल पावर बढ़ाने के लिए नहीं बना रहे हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए बना रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, द फाइनल डॉक्यूमेंट, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड, क्या दर्शा रहा था? ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट दैट टाइम। नेशनल कंसेंसस यानी कि नेशनल अग्रीमेंट, सारे जो लोग हैं, ऑल द पीपल, ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, एंटायर सोसाइटी अग्री कर रही है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उससे, नेशनल कंसेंसस। सो लोकप्रिय जो था हमारा ये डॉक्यूमेंट था। Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के बाद कंट्रीज ने एक रेफरेंडम कंडक्ट किया। रेफरेंडम क्या होता है? एक पब्लिक वोट, कि सब आके वोट करेंगे कि क्या वो चाहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, हाँ या ना। ठीक है, सो पब्लिक वोट। सो आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों से डायरेक्ट पब्लिक वोट कराया गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, where all the people vote on the desirability of the constitution, क्या वो खुश हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन से या नहीं। The Indian constitution was never subjected to such a public vote because इतनी ज्यादा population थी, but nevertheless फिर भी enormous public authority जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैरी करती है, because it is widely supported by the people, and क्योंकि बहुत ज्यादा just और fair provisions डाले गए हैं, because it had the consensus, agreement and backing of the leaders who were themselves popular। जब लोगों ने लीडर्स को ही सपोर्ट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो जो लॉ है, जो प्रोविजंस है, वो भी सपोर्ट किए जा रहे थे। Although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provisions। सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया। Therefore, very important conclusion, the authority of the people who enact, जो बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उससे पता चलता है कितना इफेक्टिव ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा। So the authority of the people who enact the constitution helps determine in part यानी कि थोड़ा बहुत its prospects for the success।
क्लियर? यहाँ पे हमने क्या बोला था, हम जानेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द अथॉरिटी ऑफ द पीपल हु इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कितना इफेक्टिव होगा, कितना लोग उसे पसंद करेंगे। क्लियर? अब भाई कुछ ऐसे लोग बना रहे हैं जिनको लोग पसंद ही नहीं कर रहे, नॉन डेमोक्रेटिक पीपल है, जैसे कोई मिलिट्री कमांडर्स हैं, कोई किंग है, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली लोग खुश नहीं होंगे उन प्रोविजंस से। एक बार लेट्स कवर दिस बॉक्स, डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑलवेज एन ईजी एंड स्मूथ अफेयर, प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है नेपाल, जहां पे सिंस 1948 नेपाल हैज हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशंस, 5 बार कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके हैं, 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में एंड 1990 में। बट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशंस वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। तो आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक बेसिस पे नहीं था। The 1990 constitution introduced a multi-party competition. Finally, multi-party system was introduced. Though the king continued to hold final powers in many respects, लेकिन तब भी जो काफी अथॉरिटी किंग के पास थी, मोनार्क के पास थी, किंग ऑफ नेपाल के पास थी। For many years, Nepal was faced with militant political agitations for restructuring the government. यानी कि क्योंकि वहां पे किंग का टाइट कंट्रोल था, बट पीपल वांटेड डेमोक्रेसी, तो मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशंस यानी कि वॉयलेंट मूवमेंट्स हो रही थी, दैट वर डन बाय द माओइस्ट्स ऑफ नेपाल। माओइस्ट यानी कि जो एक्सट्रीम मेथड्स, वॉयलेंस में बिलीव करते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी एस्पिरेशंस मनवाने के लिए बाय द गवर्नमेंट। द मेन इशू वाज द रोल ऑफ मोनार्की इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, क्योंकि बहुत ज्यादा अनडेमोक्रेटिक था। Some groups in Nepal wanted to abolish the institution of monarchy and establish republican form of government, जहाँ लोग elect करें लीडर को। Others believe that it may be useful to shift to limited monarchy with a reduced role of the king. कुछ चाहते थे complete मोनार्की हटा दी जाए और कुछ चाहते थे कुछ हद तक मोनार्की रखी जाए, क्योंकि हमेशा से चलती आई है, और थोड़ा सा ओपननेस हो जाए जहां लोगों को भी पावर मिले। द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी टू गिव अप पावर्स, ही टुक ओवर ऑल पावर्स इन अक्टूबर 2002। वापस से मोनार्किकल रूल आ गया। Many political parties and organizations demanded the formation of a new constituent assembly. The Communist Party of Nepal, Maoist, यानी कि जो एक्सट्रीम फॉर्म्स में बिलीव करते हैं, ये सबसे आगे थे उस स्ट्रगल में कि भाई एक पॉपुलर बेसिस पे इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए नेपाल का। Finally, under the political pressure, the king had to install a government acceptable to the agitating parties. Agitating parties जो कि ये protest करे, ये protesting parties. This government has stripped the king of almost all powers. अब king के पास कोई power नहीं है. And in 2008, Nepal emerged as a democratic republic after abolishing monarchy. Finally, Nepal adopted a new constitution in 2015. So this was a journey of Nepal's constitution making. अब सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटैंटिव प्रोविजंस यानी कि जो प्रोविजंस उसमें लिखे गए हैं, बेसिक राइट्स क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो उसमें लिखे गए हैं, द प्रोविजंस। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी उसका बेसिस है, और जो हमारे प्रियम्बल में बताया गया है डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर रिपब्लिक, ये क्या है? दीज आर द सब्सटैंटिव प्रोविजंस जो आगे जाके हम हर एक प्रोविजन में पाते हैं। It is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provisions. हॉलमार्क यानी कि पहचान। क्या पहचान एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की? कि हर एक इंडिविजुअल को वो कुछ सहारा दे रहा है, वो एक रीजन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलने का, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के बिलीव्स उसमें इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को भाई सप्रेस करेगी, दबाएगी, ठीक है, और अपनी ज्यादा चलाएगी। तो भाई जो माइनॉरिटी पीपल हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे? जी नहीं, क्योंकि उनके फायदे का तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो ऐसे ही बताया गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल लो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेट ऑफ पीपल को, कुछ मेंबर्स को प्रिविलेज्ड पावर दे दी है और बाकियों को नहीं दी है। तो क्या होगा? जो बाकी ग्रुप्स हैं दे वुड नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनके लिए कुछ फायदेमंद नहीं है।
इफ एनी ग्रुप फील्स दैट देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टाइफल्ड, उनकी आइडेंटिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है, दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए सबकी आइडेंटिटीज को प्रिजर्व, सबकी आइडेंटिटीज को एक साथ लेके कॉन्स्टिट्यूशन को चलना चाहिए, सो दैट ईच एंड एवरी ग्रुप फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। No constitution by itself achieves perfect justice, but it has to convince people that it provides the framework for pursuing basic justice, कि at least वो basic rules है constitution के अंदर जिससे basic एक justice और basic एक justice establish हो सकती है, एक free and fair society establish हो सकती है। जितना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम और इक्वालिटी को बचाएगा, प्रिजर्व करेगा, लोगों को देगा, उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम सबको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए और इक्वालिटी चाहिए, राइट, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट, कोई रोक टोक ना हो, हमारा जो मन करे हम वो करें, और इक्वालिटी, सब इक्वली ट्रीट किए जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट, परफेक्ट। तो एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, जब उसके सब्सटैंशियल प्रोविजंस फेयर होंगे, जस्टिस एनहांस करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, गिव्स रीजन टू ईच इंडिविजुअल पर्सन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट ये है, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अभी तक कितना कवर किया। हाउ कैन अ कॉन्स्टिट्यूशन succeed, right, and be made effective, right। नंबर 1 हमने क्या देखा जी, नंबर 1 जो मोड ऑफ प्रोमulgation है, मोड ऑफ प्रोमulgation यानी कि कौन बना रहा है ये, who is enacting the constitution, the authority of people who enact the constitution, determines its success। कैसे भाई, अगर कोई पॉपुलर लीडर है, ठीक है, तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, अगर कोई मिलिट्री कमांडर या मोनार्क है जो कि अनडेमोक्रेटिक है, तो लेस लाइकली है कि सक्सेसफुल और इफेक्टिव होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चीज क्या पढ़ी, द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेयर, है ना, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद इट, टू गो अलोंग विद इट या फिर अबाइड बाय इट, है ना, परफेक्ट। तीसरी चीज देखते हैं इसमें क्या होगी। नाउ द थर्ड थिंग इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है कह सकते हैं उसके 3 पिलर्स हैं, राइट। पहला है आपका लेजिस्लेचर, द लॉ मेकिंग बॉडी जो हमने कवर कर लिया है, फिर है एग्जीक्यूटिव जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करती है, लागू करते हैं, फिर है जुडिशियरी जो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इधर रोल प्ले करती है। So constitutions are often subverted not by the people but by small groups who wish to enhance their own power. So constitution को कौन करप्ट करता है, कौन डैमेज करता है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, कोई सिंगल इंसान नहीं, not each and everyone or an individual but a small group जो अपनी पावर को इनहेंस करना चाहते हैं, राइट। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस जो अच्छे से बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, वो इस पावर को डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं पावर्स, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स कर देते हैं यार, ताकि कोई एक जगह जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स ना हो, क्योंकि अगर एक के पास आ गई पावर तो वो हमेशा अपने पर्सनल मीन्स के लिए उसको यूज करेगा, राइट। तो दैट इज वाई वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो फ्रैगमेंट पावर के हिस्से कर देते हैं इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली, सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई भी करप्ट ना कर सके। One way of such intelligent designing of constitution is to ensure that no single institution, कोई एक institution के पास power ना हो, no concentration of powers
एक जगह पावर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, डिवाइड कर दी जाए इस पावर को. सो that is why one way is to ensure there is no single institution. कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके पास मोनोपोली हो जाए पावर की, जिसके पास सारा पावर हो, जिसके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स हो, जिसके हैंड में सारी की सारी पावर हो. दिस इज ऑफन डन बाय फ्रैगमेंटिंग, डिवाइडिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. तो इंडिया में देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड करी गई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. हॉरिजॉन्टली यानी कि ऐसे साथ में, है ना. तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज तक जो लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश करी गई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन. तो फ्रैगमेंटेशन, डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया है ताकि किसी एक जगह अगर पावर किसी एक के हाथ में हो तो वो करप्ट हो जाती है. This ensures that even if one institution wants to subvert the constitution, अपने हित के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वो यूज कर रहा है, तो अदर जो है दूसरा उस पर चेक रख सकता है, उसको टोक सकता है. अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस की वो कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है. तो इससे क्या है, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बन जाता है. सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. Another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance. एक right balance है किसके बीच में, अथॉरिटेटिव प्रोविजंस के बीच में और फ्लेक्सिबल प्रोविजंस के बीच में. तो एक बैलेंस है रिजिडिटी के बीच में, रिजिडिटी यानी कि जो कभी चेंज ना हो सके, और फ्लेक्सिबिलिटी जो इजीली चेंज हो सके. इसके बीच का है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बीच का एक बैलेंस है. क्लियर. सो the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility यानी कि change, बदलाव की संभावना in its operations to adapt to changing needs and circumstances. टाइम के साथ हम बदल सकें, ये भी हम कैसे कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स के थ्रू, राइट. तो रिजिडिटी भी है कुछ हद तक और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दोनों का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है, मिक्सचर है. टू रिजिड, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा सख्त होगा कॉन्स्टिट्यूशन तो वो टूट जाएगा समय के साथ साथ, वो अगर नहीं बदलेगा तो. एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज टू फ्लेक्सिबल, अगर वो इजीली चेंज हो सकता है तो भाई कोई भी उसको कैसे भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, राइट. सो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग द कोर वैल्यूज. क्या ऐसी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन की जो चेंज नहीं कर सकते आसानी से, एंड क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज हो सके. यू विल नोटिस द विजडम ऑफ मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर 9 विच इज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, ट्रस्ट मी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा आंसर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. एक्सप्लेन. कैसे भाई, क्योंकि वो एक सही मात्रा का बैलेंस है, बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस. रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में है वो. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू इंश्योर दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय पीपल. समय के साथ बदलेगा भी लेकिन ज्यादा भी नहीं, राइट. तो पॉसिबिलिटी टू चेंज तो है लेकिन लिमिट्स भी हैं. क्या चीजें, कुछ चीजें ऐसी चेंज नहीं हो सकती. दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन on its own subvert the constitution, change the constitution according to its needs. तो कैसे है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये समय के साथ, टाइम के साथ रेडी टू चेंज है, राइट. पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज है. क्लियर, परफेक्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं भाई, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी. इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट prepared by the representatives of the society by the constituent assembly, है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड उस सब से, राइट. तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ और लागू इंप्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को. एंड भाई कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, यानी कि समय के साथ बदलता है. डायनेमिक
It can be changed according to the circumstances. That is why it is a living document. Fine. 73 इयर्स से भी ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अब हो गया है चलते हुए, काफी ज्यादा टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स सही है, लेकिन फिर भी अभी भी हार्मनी में टाइम के साथ बदलते हुए चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. दिस इज अ प्रूव ऑफ इट्स लाइवलीनेस, क्योंकि जब भी चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करता है, अमेंडमेंट्स आती हैं as and when it is required. This is a living proof of the Indian Constitution. अब चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे. अब स्पेसिफिकली हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि वो कैसे बना. हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कैसे. लेट अस फाइंड अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. Formally, the constitution was made by the Constituent Assembly. Constituent Assembly ने बनाया, which had been elected for undivided India. ये जो Constituent Assembly थी ये before partition elect हुई थी, यानी कि undivided India जिसमें आपका आज के दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था. अनडिवाइडेड इंडिया से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्ट हुई थी. राइट. फर्स्ट सिटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग थी. पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साथ में बैठी, मीटिंग हुई एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया. अब नाउ आफ्टर पार्टीशन जब वापस पहली बार डिवाइडेड इंडिया, केवल इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे. दैट वाज 14 अगस्त 1947. आजादी का वी कैन से मिडनाइट पे हुई थी, तो 14 अगस्त. ठीक है, 15 अगस्त और 14 अगस्त के 12 बजे आजादी हुई थी. Its members were chosen by indirect election by the members of provincial legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. तो ये जो members थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कैसे चुने गए थे? जैसे ये तो हमें पता है कि लोगों ने उन्हें चुना था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना था. इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे? लोगों ने भाई लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस को चुना और एमएलएस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना. समझे बात? लोगों ने एमएलएस को चुना, पीपल चोज द रिप्रेजेंटेटिव्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं. दैट वाज द टेम्पररी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कि तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी, बनी थी. तो लोगों ने वहां के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना और उन मेंबर्स ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया. समझे बात? The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British Cabinet known as the Cabinet Mission. तो भाई कैबिनेट मिशन एक प्लान था जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज करी गई. इस प्लान के अंदर क्या क्या था भाई? अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, each province and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population. तो देखो अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर आते थे, और प्रिंसली स्टेट्स थी. प्रिंसली स्टेट्स यानी कि वो एरियाज, वो रीजन्स जो प्रिंस के अंडर आती थी और वो प्रिंस रिपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को. तो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी और ये डायरेक्टली आती थी. क्लियर है? यहाँ पे प्रिंस के पास अथॉरिटी होती थी, ऑटोनॉमी होती थी, जब तक वो लॉयल है ब्रिटिशर्स के साथ, जब तक वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी या फिर ब्रिटिश सुजरेंटी को एक्सेप्ट कर रहा है. तो यही बोला गया है, चाहे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हो या फिर प्रिंसली स्टेट हो. क्या किया गया? जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में उनको वहां से मेंबर्स इलेक्ट करे गए. क्लियर? तो जहां पे 10 लाख लोग हैं वहां से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये प्रपोर्शन रखा गया. एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, जैसे मैंने बताया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स. वहां पे 292 मेंबर्स होने थे वहां से इलेक्ट, वाइल प्रिंसली स्टेट्स को मिनिमम 93 सीट्स दी गई. ठीक है? The seats in each province were distributed among the 3 main communities. भाई अब रिलीजियस बेसिस पे भी इन सीट्स का डिवीजन हुआ ताकि हर एक को रिप्रेजेंट किया जाए. मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, यानी कि हिंदूज.
इन प्रपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फर्दर डिवीजन हुआ इन सीट्स का। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो भाई ईच कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम्स मुस्लिम के लिए वोट करेंगे, सिख्स सिख के लिए वोट करेंगे, जनरल जनरल के लिए वोट करेंगे, कम्युनिटी में ही वोट होगा। और किस बेसिस पे होगा भाई? पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वही है जिससे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। आगे इसको हम इन डिटेल में समझेंगे, आपकी बुक में है तब जानेंगे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के लिए ऐसा मेथड नहीं था, मिलजुल के कंसल्टेशन से जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनना था। क्लियर है? सो ये था कैबिनेट मिशन जिसने ये तय किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा भाई? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने फ्रेम किया था, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम बिफोर पार्टीशन इलेक्ट हुई थी। पहली सिटिंग कब हुई उनकी? 9 दिसंबर 1946 में। याद रखना ये 9 दिसंबर 1946 में। एंड वापस से वो जब डिवाइडेड इंडिया के बाद इकट्ठा हुए मीटिंग में, दैट वाज ऑन बिफोर द डे ऑफ इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947। अच्छा जी, जो मेंबर्स है वो कैसे इलेक्ट हुए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे एमएलएज होते हैं, तो प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इनको इलेक्ट किया था। और ये प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइंस ऑफ द प्लान नोन एज द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया था। क्लियर? परफेक्ट। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। चलिए, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, रिजल्ट ऑफ पार्टीशन की वजह से जो प्लान था 3 जून 1947 का, उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर्स उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए थे जो कि अब पाकिस्तान के अंडर आती हैं, वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे, राइट? दे आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि अब वो पाकिस्तान वाले टेरिटरीज में चले गए। क्लियर है? तो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। तो अब केवल 299 मेंबर्स रह गए थे आफ्टर द पार्टीशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। ये याद रखेंगे, 26/11 से याद हो जाएगा। एंड लागू कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इंप्लीमेंट, लागू। क्लियर? सो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। क्लियर? चलिए 284 members were actually present on 24 जनवरी 1950 एंड उन्होंने सिग्नेचर दिया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास हो गया। क्लियर? सो 284 members were present who appended their signature, जिन्होंने अपना साइन किया टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूएंट टू द constitution, right? So 284 members out of 299. Clear है? Perfect. The constitution was thus framed against the backdrop of horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent. ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे प्रॉपर पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था, क्या रिजल्ट था, कितना ज़्यादा वायलेंस था, बहुत ज़्यादा क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ थी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदूज और सिख्स पाकिस्तान में और मुस्लिम्स इंडिया में, उनके साथ बहुत वायलेंस हो रहा था, तो वो माइग्रेट करने लगे, यानी कि हिंदूज और सिख्स इंडिया में आने लगे और मुस्लिम्स पाकिस्तान में जाने लगे। तो इस माइग्रेशन के दौरान और भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। आपने भाग मिल्खा भाग मूवी में देखा होगा। तो भाई जब ये सब चल रहा था तो बैकड्रॉप में पार्टीशन हो रहा था, जो कि एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। But it is a tribute to the fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure, but also learnt the right lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition. तो भाई सलाम है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को, जिन्होंने इतने प्रेशर के अंडर, इस सिचुएशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, फ्रेम किया और ये भी जाना कि कैसे जो है हम इस सिचुएशन को फर्दर फ्यूचर में आने से अवॉइड कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप
where not only would minorities be secure but religious identity would have no bearing on citizenship rights। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ऑफ रिलीजन दिया गया, देयर वाज सेक्युलरिज्म, ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। यानी कि आप किसी भी रिलीजन से, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, Christian has, you are eligible to become a citizen of India. So no religious identity could impact India's citizenship rights. Clear? Even the minorities, even the Muslims were to be the Indian citizens. But this account of composition of Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं केवल, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर से बहुत ज्यादा ही बेसिक आपको बताया गया है। इन डिटेल में तो अभी पूरी बुक में हम पढ़ेंगे। Although the members of the assembly were not elected by universal suffrage, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग जो हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, राइट, डायरेक्ट जो हम वोट डाल के आते हैं उसके हिसाब से तो नहीं हुआ था, लेकिन पूरी कोशिश की गई थी कि इस असेंबली को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाए ताकि ये सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन बी रिप्रेजेंटेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? Members of all religions were given representation under the scheme of cabinet plan, right? आपने देखा कि पहले रीजन में पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स निकले, फिर जितने निकले उसमें भी रिलीजन के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया ताकि सारे रिलीजियस ग्रुप्स को शामिल किया जाए। In addition, the assembly had 28 members from the scheduled castes, right? So SC से भी there were 28 members, scheduled caste members. In terms of political parties, the Congress dominated the assembly. तो भाई अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कांग्रेस की थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 82% लीडर्स वर फ्रॉम द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी दैट इट मैनेज्ड टू अकोमोडेट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। इस टाइम प्रॉपर आप देखेंगे शुरुआत हुई थी कांग्रेस सिस्टम की, जहां पे कांग्रेस एक बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्स यानी कि भिन्न भिन्न तरीके के लोग थे कांग्रेस के अंदर, जिनके अलग अलग ओपिनियंस थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, राइट? परफेक्ट। चलिए अब चलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। डेलिबरेशन यानी कि डिस्कशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक मुद्दे को डिस्कस किया गया ताकि सबके ओपिनियंस को हम समझ पाएं। So the authority of Constituent Assembly does not only come from its representativeness कि भाई वो representative थी, but also comes from the procedures, जो तरीके अपनाए गए थे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए, राइट, जिससे प्रोविजंस को बनाया जाए। और वो तरीके क्या थे? डेलिब्रेशन, सब डिस्कशन करे, डिबेट करे, राइट। While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of society participate. अलग अलग तरीके के लोग participate करेंगे, and it is equally important that they participate not only as representatives of their own identity or community, but also for the nation as a whole, right? तो वो सिर्फ अपनी identity, अगर भाई कोई सिख representative है तो वो केवल अपने बारे में नहीं, अपने बारे में साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ साथ पूरे इंडिया के बारे में, होल नेशन के बारे में सोच के डिस्कशन करेंगे और प्रोविजंस बनाएंगे। सो देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट्स। ऑब्वियसली अलग अलग तरीके के लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, राइट। जैसे हम अपने घर में हमारे पेरेंट्स के साथ ही डिसएग्रीमेंट होता है, कई बार थिंकिंग मैच नहीं करती, थॉट्स मैच नहीं करते, तो क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा किया गया। तो कई सारे एक्चुअल डिफरेंसेस थे, कई सारे ओपिनियंस में डिफरेंस थे, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज पे। शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? सेंट्रलाइज्ड यानी कि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सारा पावर है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि फेडरलिज्म हमने जो अडॉप्ट किया है ना, सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना। What should be the relations between the states and the center? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशंस होंगे, राइट?
What should be the powers of judiciary? Judiciary के पास क्या powers होंगी? Should the constitution protect property rights? क्या property rights को constitution में safeguard करना चाहिए? Almost every issue that lies at the foundation of a modern state was discussed with great sophistication. तो भले ही discussion हुआ, debate हुई, लेकिन तरीके से हुई, respectful manner में हुई. Only one provision of the constitution was passed without any debate. एक ऐसा provision था जिसमें कोई opposition नहीं आया और सबने unanimously इकट्ठा उसको agree किया. That was the introduction of universal suffrage, जिसे हम UAF universal adult franchise भी बोलते हैं. यानी कि all citizens are entitled to vote, meaning that all citizens reaching a certain age, जैसे कि अभी है 18+, would be entitled to be voters irrespective of their religion, caste, education, gender or income. This is the universal suffrage, universal adult franchise, जिसपे सबने एक साथ कॉमनली अग्री किया विदाउट एनी डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Clear? Perfect. So while the members felt no need at all to discuss the issue of who should have the right to vote, every other matter was seriously discussed and debate. इसके अलावा सारे जो issues थे उस पे questions उठाए गए और discussion करके आंसर मिला. Nothing can be a better testament, यानी कि better proof, better truth to the democratic commitment of this assembly. So the constitution drew its authority from the fact that members of the constituent assembly engaged in what one might call public reason. So public reason में जो constituent assembly के members थे वो engaged थे, यानी कि the members of the assembly placed great emphasis, great importance on discussion and reasoned argument according to the public mindset, according to the popular opinion. They did not simply advance their own interest. अपना खुद का नहीं सोच रहे थे, अपनी community का नहीं सोच रहे थे, but सबका, society as a whole का सोच रहे थे. प्रिंसिपल्ड रीजंस उन्होंने दिए, यानी कि लॉजिकल रीजंस दिए जब भी वो कुछ भी इशू रेज कर रहे थे. तो द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजंस टू अदर्स मेक्स यू मूव अवे फ्रॉम सिंपली अ नैरो कंसिडरेशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, बिकॉज यू हैव टू गिव रीजंस टू अदर्स टू मेक देम गो अलोंग विद योर व्यू पॉइंट. तो रीजन दोगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से लोग समझ पाएंगे. द वॉल्यूमिनस डिबेट्स, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिबेट्स हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे कि क्या किया जाए, कैसा प्रोविजन इनैक्ट किया जाए, जहां पे हर एक क्लॉज, आप देखते हैं ना आर्टिकल है उसके क्लॉज होते हैं A, B, C, D, हर एक क्लॉज को डिटेल में एनालाइज किया जाता था, स्क्रूटिनाइज किया जाता था, सबके ओपिनियंस लिए जाते थे, जो हित में है, जो ऑपोजिट है, सब उस पर डिबेट होती थी. एंड दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द पब्लिक रीजन एट द बेस्ट, कि सबका सोच के, इंडियन सोसाइटी एज अ होल का सोच के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया. These debates deserved to be memorialized as one of the most significant chapters in the history of constitution making, equal in importance to the French and American revolutions. जितने फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ध्यान दिया गया था, सिमिलर was in India. Perfect. अब चलते हैं प्रोसीजर्स पे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कमिटीज कितनी थी और कौन कौन कमिटीज के वी कैन से लीडर्स थे, राइट. सो द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फसाइज्ड इन द मंडेन प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली एज वेल. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज. 8 कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे. यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमिटीज. तो चेयरमैन ऑफ दीज कमिटीज कौन थे ये बताया गया है. These were not men who agreed with each other on many things, right? They were very, very, very opposite. So Ambedkar had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of the lower classes, the scheduled caste. तो इससे दिख रहा है कि कितने ज्यादा वो अलग अलग थे. Ambedkar had been a critic, जो कि काफी ज्यादा अपोज करते थे कांग्रेस और गांधी आइडियोलॉजी को, कि भाई उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट को उठाने, अपलिफ्टमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है.
whereas Patel and Nehru disagreed on many issues. इसीलिए जो चेयरमैन थे ये डिफरेंट कमिटीज के अलग अलग इनको बनाया गया था. Nevertheless, they all worked together. Cooperation थी, coordination थी. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution which were then subjected to debate by entire assembly. तो हर एक कमेटी का एक एक सब्जेक्ट था, उस पर वो बनाएंगे पहले प्रोविजंस और फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर उसमें डिबेट और डिस्कशन करेगी. यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच अ कंसेंसस यानी कि कॉमन अग्रीमेंट, कॉमन डिसीजन with the belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interests, कि सबके welfare of society entirely सबके हित में होंगे ये provisions. Some provisions were subject to the vote, कुछ में voting भी होती थी भाई, but in each instance every single argument, query और concern was responded with great care. जब भी कोई भी argument, issue या कुछ भी debate होती थी तो काफी बारीकी से उस पे discussion किया जाता था. And in writing as well, सारे opinions जो थे वो लिखे जाते थे. Very 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 important. The assembly met for 166 days. 166 days मीटिंग हुई, ठीक है. स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, टोटल 2 years और 11 months लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. एंड इट्स सेशंस वर ओपन टू द प्रेस यानी कि मीडिया एज वेल एज द पब्लिक. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस थे वो मीडिया और पब्लिक देख सकती थी, अटेंड कर सकती थी. परफेक्ट. थोड़े से बेसिक्स कवर कर लेते हैं. चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था? इसमें दो आते हैं. एक थे टेम्पररी चेयरमैन जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और एक थे परमानेंट जो इलेक्ट होके आए थे. ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. राइट, ठीक है, वेरी गुड. फिर भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में. कब? 13 दिसंबर 1946 को. अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे. ये रेजोल्यूशन क्या दिखा रहा था, क्या दर्शा रहा था? जो एस्पिरेशंस और वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. क्लियर? परफेक्ट. एंड on 26 November 1949 the Constitution of India had 395 articles and 8 schedules. कितने साल लगे? 2 years 11 months and 18 days. 2 years 11 months and 18 days लगे to make the constitution. और आज के दिन 12 schedules हैं. फाइन, 8 to 12 schedules increase हो चुका है. इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसके प्रोविजंस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन नेशनल स्ट्रगल. जो हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट सालों सालों तक लड़ी, क्या पाने के लिए? आज़ादी पाने के लिए, डेमोक्रेसी पाने के लिए, पावर पाने के लिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाई गई है. बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट. केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोडक्ट नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned. वो फंक्शन ना कर पाती अगर कोई बैकग्राउंड कंसेंसस नहीं होता. If there was no background agreement on the main principles the Constitution should enshrine. अगर पहले से ही ये अग्रीड नहीं होता, सब में ये भावना नहीं होती कि भाई हाँ हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सेक्युलरिज्म चाहिए, तो ये इतना इजी नहीं होता. राइट. और ये जो हमारे अंदर प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स जो ऑलरेडी हमने सोच लिए थे, ये क्यों थे? क्योंकि वी वर fighting the Britishers for our sovereignty, for our freedom. These principles were forged, were shaped during the long struggle of freedom. जब हमारे पास आज़ादी नहीं थी तभी हमें उसकी वैल्यू रियलाइज हुई, और फिर हमने सोचा कि जब हम आज़ाद होंगे तो बिल्कुल ऐसा इंडिया हम चाहते हैं. In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principles it had inherited from the nationalist movement. जो उस टाइम हमने फेस किया और तय कर लिया था कि भाई ऐसा इंडिया देखते हैं, वही अब जो है इम्प्लीमेंट कर रहे थे. So these principles were inherited from the nationalist movement. Nationalist movement क्या है? जो हमारा freedom struggle रहा है ब्रिटिशर्स के against. For decades, यानी कि for 10 years before the promulgation of the constitution बनाने से पहले, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the constitution. तब
जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे उन्होंने बात की थी कि भाई कैसी हम जो है शेप और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं एक आज़ाद इंडिया में, आज़ाद भारत में। द वैल्यूज इट शुड अपहोल्ड, हम कौन सी वैल्यूज चाहते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स चाहते हैं, और इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ये भेदभाव हैं, इविल्स हैं जो हमें हटाने हैं फ्यूचर में। आंसर्स shaped in those debates were given their final form in the constitution, right? Perfect. Perhaps the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the constituent assembly is the objectives resolution. Summary of principles. Summary, summarize किया, इकट्ठा, जैसे conclude short में बता दिया है कि क्या वो प्रिंसिपल्स हैं जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते हैं। और ये किस में लिखा था? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में। द रेजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गोल्स, एंड ये किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? इन 1946। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। दिस रेजोल्यूशन इनकैप्सुलेटेड यानी कि इंक्लूडेड represented the aspirations and values behind the constitution, कि हमारा क्या गोल है, क्या वैल्यूज हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन करेंगे। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, what the previous section terms as substantive provisions of the constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in objectives resolution। जो हमने substantive provisions पढ़े ना, जो एक्चुअल प्रोविजंस है, जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से ही इंस्पायर हुए हैं। Based on this objectives resolution, our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments। कौन कौन से? Equality, liberty, democracy, sovereignty and cosmopolitan identity। Sovereignty यानी कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई तीसरा आके हम पे रूल नहीं कर सकता, सेल्फ गवर्नेंस का कंट्रोल है हम पे, राइट। एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी यानी कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, राइट। Thus, our constitution is not merely a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement had held before the people। तो क्या है ये? केवल ये नहीं कि कुछ भी रूल्स और प्रोविजंस जोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, जबकि एक वो मॉरल कमिटमेंट है जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम बोला था कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम ऐसा इंडिया बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे। उसी को जो है अब हम लागू कर रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये रहे हमारे मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, समरी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे, किन प्रिंसिपल्स पे बनाएंगे। इंडिपेंडेंट होगा भारत, सोवरेन होगा, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल होगा, रिपब्लिक होगा, कोई किंग का रूल नहीं होगा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड लीडर होगा। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। अर्स्टवाइल यानी कि जो पहले ब्रिटिश इंडिया के अंडर आती थी टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन। जो जो चाहते हैं इंडिया का पार्ट होना, वो पूरी हमारी इंडियन यूनियन होगा, राइट। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स। ऑटोनॉमस यानी कि उनके पास खुद की भी इंडिपेंडेंस होगी कुछ डिसीजंस लेने की। एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइन्ड टू और वेस्टेड इन द यूनियन। कुछ जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी पावर, कुछ उन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होगी, राइट, क्लियर। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। मेन कौन है? पीपल है। डेमोक्रेसी इधर दर्शाई गई है, democracy। All the people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice। आप ये देख रहे हैं जो पॉजिटिव मेजर्स हैं जो हमने फंक्शन में पढ़ा था ना, कि इनेबल, कॉन्स्टिट्यूशन शैल एनेबल द गवर्नमेंट टू टेक अप पॉजिटिव मेजर्स। तो ये वही है कि ऐसे हम प्रोविजंस बनाएंगे जिससे लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी इक्वल, और इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फंडामेंटल फ्रीडम्स मिलेंगी ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। फंडामेंटल राइट्स दी जाएंगी जितने हद तक पॉसिबल है। The minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be
गिवन एडिक्वेट सेफगार्ड्स, तो माइनॉरिटीज को और बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट्स को सेफगार्ड्स यानी कि प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसे कि आगे चल के रिजर्वेशन मिलती है। The territorial integrity of the republic and its sovereign rights on the land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations। यानी कि इंडिया की टेरिटरी को प्रोटेक्शन मिलेगी और सोवरेनिटी यानी कि no other third party or country can come and rule over us। The land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind। तो हम world peace, international cooperation और welfare of mankind, welfare of the society as the whole, as the international community पे हम प्रमोट करेंगे और ध्यान देंगे। एंड फाइनली इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को और डेप्थ में पढ़ें अगर, the third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of institutions of the government, जिसमें हमने legislature, executive और judiciary पढ़ा, right? तो the basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people। democratic government है जहाँ यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऑफ द पीपल यानी कि लोगों से ही बनी है, फॉर द पीपल लोगों के लिए बनी है, भले के लिए, वेलफेयर के लिए, एंड बाय द पीपल यानी कि लोगों ने चुना है, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। किसको कितनी पावर देनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। दिस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अग्रीमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, पीएम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के पास पावर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो हेड है ना, जैसे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी वोट्स लाती है, इलेक्शंस जीतती है, जो उसका हेड होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर, राइट? सो लोकसभा इलेक्शंस में। एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हेड ऑफ द country, right? So this means parliamentary form of government and federal arrangement यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन होगी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन होगी, which would distribute governmental powers यानी कि अब गवर्नमेंट की पावर्स बट गई है, किसी एक के हाथ में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है या फिर केवल प्रेसिडेंट के पास नहीं है, दोनों के पास है। एंड सिमिलरली सेंटर और स्टेट दोनों के पास है पावर्स, राइट? सो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर्स डिवाइड हो गई हैं। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अगर अंडर द इंस्टीट्यूशन, एंड फेडरलिज्म में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो गई है। एंड इन पे चेक कौन रखेगा, जुडिशरी रखेगी। वाइल इवॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्रीज। हमने बाकी कंट्रीज से भी भाई काफी चीजें सीखी और इनकॉर्पोरेट करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। Thus the framers of the constitution were not averse, were not against बोरोइंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task, and so they borrowed a number of provisions from different countries। तो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग प्रोविजंस हमने अपनाए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमने कॉपी कर लिया है केवल, बट बोरोइंग दीज आइडियाज वाज नॉट स्लैविश इमिटेशन की केवल बस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, उसको अपने अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफॉर्म किया है। फार फ्रॉम इट, हर एक जो प्रोविजन है वो इंडियन प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशन से मिलना चाहिए, तो ही हमने अडॉप्ट किया है। इंडिया वाज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरोकियल इन इट्स आउटलुक कुड टेक द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन वर्ल्ड एंड मेक इट देयर ओन। That instead on focusing on our own small problems, on our own interests, हमने all over पूरे इंटरनेशनल अरीना में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लर्निंग्स ली और अपने अकॉर्डिंग उनको लागू किया। आई थिंक पेज नंबर 22 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। इस चैप्टर से अगर आंसर्स, क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके क्लास 11 एग्जाम में, तो यहाँ से तो पक्का बनता है भाई कि that mention the provisions India adopted from different constitutions of different countries। तो ये हमें जो पूरा है भाई रट लेना है, याद कर लेना है।
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, एफपीटीपी सिस्टम लिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आगे पढ़ेंगे वोटिंग का सिस्टम होता है जो इंडिया में फॉलो होता है इलेक्शंस में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी पढ़ा, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ यहां से लिया हमने। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, स्पीकर होता है ना लोकसभा में। एंड द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, प्रोसीजरल लॉ जो है वो हमने यूके से लिया। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस से हमने क्या लिया है भाई, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएस से ली है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि जुडिशरी एक थर्ड इंस्टीट्यूशन है और उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया तो जुडिशरी जो है वो चेक कर सकती है, रिव्यू ले सकती है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या है, गोल्स जो कि गवर्नमेंट के लिए लेट डाउन किए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लेफ से याद कर लेंगे, ठीक है, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, क्वासाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे ऐसा फेडरल सिस्टम है जिसमें स्ट्रॉन्ग कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर्स हैं देन द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स। ये सब कुछ हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में। नाउ जैसे मैंने बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्वेश्चन आंसर इज योर पेज नंबर 22 एंड आपका नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वाला, एंड उससे पहले आपके जो फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपके सीधा सीधा आपके पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया, एंड अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि क्लास 12th में भी आपकी बहुत मदद होने वाली है, सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।